नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 6 नवंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हिंदू में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं नहीं, एक ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और उसमें भी कुछ ही पॉइंट्स निकल के आते हैं यूपीएससी के आंसर्स में यूज़ करने लायक। तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस करेंगे। आर्टिकल है कश्मीर इशू पर चाइना के रुख से संबंधित। दो अलग अलग न्यूज़पेपर से हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन से संबंधित, कोविड-19 के बाद क्या सिचुएशन चेंज हुई है, और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट ने हाल ही में एक ऑर्डिनेंस साइन किया जिसमें प्रोविजन है नए कमीशन को इस्टेब्लिश करने का एनसीआर और आसपास के एरियाज में पोल्यूशन की समस्या को टैकल करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में एथिक्स का एक छोटा सा पोर्शन सोशल इन्फ्लुएंस से संबंधित, उसे भी हम रिवाइज करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए एक नए कमीशन को इस्टेब्लिश करने से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से और जनरल स्टडी पेपर 3 के इन्वायरमेंट से भी आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। ये सभी एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो, पिछले कुछ सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि विंटर सीजन में एनसीआर में और आसपास के एरियाज में एयर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रेसिडेंट के द्वारा हाल ही में एक ऑर्डिनेंस साइन किया गया। ऑर्डिनेंस का नाम है ऑर्डिनेंस फॉर द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन दिल्ली एंड एडजॉइनिंग एरियाज। इस ऑर्डिनेंस की सहायता से एक स्टैट्यूटरी कमेटी इस्टेब्लिश की गई है। इस स्टैट्यूटरी कमेटी का काम होगा नेशनल कैपिटल रीजन और आसपास के एरियाज में एयर पोल्यूशन की समस्या को ट्रैक करना और उसको एड्रेस करने के लिए प्रयास करना। गवर्नमेंट ने अपनी नोटिफिकेशन में यह भी कहा, ऑलरेडी जो एक कमेटी है जिसका नाम है EPCA, पूरा नाम है इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी। इस अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस बॉडी का काम था पूरे देश में पोल्यूशन संबंधित मैटर्स को मॉनिटर करना। तो अब हुआ क्या है, जो प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस साइन किया है ना, और उस ऑर्डिनेंस की सहायता से जो कमेटी बनेगी वो कमेटी इस पुरानी कमेटी को रिप्लेस कर देगी। समझ गए? मतलब पहले जो बॉडी हुआ करती थी ना पोल्यूशन संबंधित मैटर्स को मॉनिटर करने के लिए, वो बॉडी अब खत्म हो गई है। उसको इस्टेब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डिनेंस साइन किया है उसकी सहायता से नई बॉडी, नया कमीशन इस्टेब्लिश किया गया है। इसके बाद देखो क्वेश्चन ये उठता है, ये बॉडी यानी EPCA इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, आखिरकार इस बॉडी में कमी क्या थी कि इसको रिप्लेस करके एक नया कमीशन इस्टेब्लिश करना पड़ा ऑर्डिनेंस लाके? काफ़ी सारी कमियां थी। सबसे पहली कमी ये देखो, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी। मतलब पार्लियामेंट के एक एक्ट की सहायता से इस बॉडी को नहीं इस्टेब्लिश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1988 में एक जजमेंट दी थी, MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट का आधार बनाकर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने 1998 में इस बॉडी को नोटिफाई किया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत। तो ये बॉडी अपनी पावर्स ले रही थी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट से, ना कि किसी लॉ से। तो इसका नुकसान देखो ये हो रहा था, वैसे इस बॉडी के पास पावर्स थी फाइन लगाने की, बट चूंकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, इस वजह से इस बॉडी को ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं जाता था। इस बॉडी में स्टेट की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, सिर्फ 2 परमानेंट मेंबर्स थे। और देखो ऑलमोस्ट 20 साल पूरे हो चुके हैं इस बॉडी को इस्टेब्लिश हुए। 1998 में इस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन आप बताइए क्या पोल्यूशन की समस्या एड्रेस हुई? बिल्कुल भी नहीं हुई। NCR में सर्दियों में आप देख सकते हो कि पोल्यूशन अब कितना ज़्यादा हो चुका है। आज की डेट है 6 नवंबर। तो इस बॉडी की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं रही। अगर कंपेयर करें दोनों बॉडीज़ को, जो नया कमीशन इस्टेब्लिश हुआ है, अभी तो देखो ये इस्टेब्लिश हुआ ही है, तो परफॉर्मेंस तो इस कमीशन की तब पता लगेगा जब ये थोड़ा सा काम करेगा। बट हाँ, ये नया कमीशन ये स्टैट्यूटरी बॉडी होगी और इस कमीशन में स्टेट्स की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन होगी, स्टेट की तरफ से भी मेंबर्स होंगे। पुरानी बॉडी यानी EPCA, इसका फोकस था NCR पर, लेकिन नया जो कमीशन इस्टेब्लिश हुआ है इसका फोकस होगा ना सिर्फ NCR पर बल्कि आसपास के एरियाज पर भी।
पुरानी ये जो बात है कि ईपीसीए का फोकस पूरे देश में था, यहाँ पर देखो पहली स्लाइड जो है भाई, ईपीसीए मॉनिटरिंग बॉडी थी इन मैटर्स ऑफ पोल्यूशन इन द कंट्री। ये बात थोड़ी सी गलत है, क्योंकि ईपीसीए का फोकस पोल्यूशन की समस्या को टैकल करना था एनसीआर में, ना कि पूरे देश में। जबकि ये नया जो कमीशन इस्टेब्लिश हुआ है, इसका फोकस ना सिर्फ एनसीआर पर होगा बल्कि आसपास के एरियाज पर भी होगा, जैसे पंजाब हरियाणा। क्योंकि देखो एनसीआर में पोल्यूशन का एक मेजर रीजन है स्टबल बर्निंग, और स्टबल बर्निंग कहाँ होती है? पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान और यूपी के कुछ एरियाज में। तो इस नए कमीशन का मैंडेट जो है वो बड़ा है। इसके बाद बात कर लेते हैं कंपोजिशन की। नए कमीशन की कंपोजिशन क्या होगी? नए कमीशन में देखो 18 मेंबर्स होंगे, एक फुल टाइम चेयरपर्सन होगा। जो चेयरपर्सन होगा वो फॉर्मर या फिर सर्विंग सेक्रेटरी होगा या फिर चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा। चेयरमैन जो है 3 सालों के लिए इस कमीशन की पोस्ट पर रहेगा, या फिर अगर 70 साल की एज हो जाती है तो जल्दी रिटायर हो जाएगा। मतलब 70 साल की एज या फिर 3 साल का कार्यकाल जल्दी जो अचीव होगा तभी वो चेयरपर्सन रिटायर हो जाएगा। इसके अलावा कई सारी दूसरी मिनिस्ट्रीज और स्टेक होल्डर स्टेट से रिप्रेजेंटेशन होगी। 5 एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे उन स्टेट्स से जिनके नाम ऑर्डिनेंस में मेंशन्ड हैं। इसके अलावा 2 फुल टाइम मेंबर होंगे, जो या तो सर्विंग जॉइंट सेक्रेटरी होंगे या फिर फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी होंगे। एक टेक्निकल मेंबर होगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से और एक टेक्निकल मेंबर होगा इसरो से। एक मेंबर होगा नीति आयोग से और 3 इंडिपेंडेंस मेंबर होंगे। तो ये कंपोजिशन होगा नए कमीशन का। इसके बाद आर्टिकल में नेक्स्ट एस्पेक्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू कमीशन। 2 पॉइंट्स तो देखो सीधा सीधा निकल के आ जाते हैं। चूंकि इस कमीशन का जो कंपोजिशन है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, स्टेट्स की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वेरियस बॉडीज़ की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जैसे नीति आयोग, इसरो, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये कमीशन जो है वो बेहतर ढंग से कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश कर पाएगी विभिन्न स्टेक होल्डर्स के बीच में। दूसरा सिग्निफिकेंट पॉइंट ये है इस कमीशन के बारे में, ज्यूरिडिक्शन ज़्यादा है। पहले वाली जो बॉडी थी ईपीसीए वो फोकस करती थी सिर्फ एनसीआर पर, लेकिन ये बॉडी जो है इसकी ज्यूरिडिक्शन ज़्यादा है, ना सिर्फ एनसीआर बल्कि आसपास का एरिया भी। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ये है इस कमीशन की जो अप्रोच होगी वो कंसोलिडेटेड होगी। ऑर्डिनेंस जो साइन किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, उस ऑर्डिनेंस में कहा गया है इस कमीशन की जो अप्रोच है वो कंसोलिडेटेड होगी टुवर्ड्स मॉनिटरिंग एलिमिनेशन ऑफ पोल्यूशन सोर्सेज एंड इन्फोर्समेंट। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, पावर होगी कोऑर्डिनेट करने की, ना सिर्फ विभिन्न स्टेट्स के बीच बल्कि स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच मल्टी सेक्टर प्लान के ऊपर, जैसे इंडस्ट्री, पावर प्लांट्स, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, रेजिडेंशियल एंड कंस्ट्रक्शन। इन सभी मुद्दों पर स्टेट्स के बीच और स्टेट्स और सेंटर के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा इस बॉडी के द्वारा। और स्टेट्स के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं स्टबल बर्निंग के अगेंस्ट, इंडस्ट्रियल एमिशन के अगेंस्ट, व्हीकुलर एमिशन के अगेंस्ट, रोड डस्ट के अगेंस्ट, बायोमास बर्निंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट, विभिन्न स्टेट्स गवर्नमेंट्स के उन स्टेप्स को मॉनिटर भी किया जा सकेगा इस कमीशन के द्वारा। इसके बाद बात आती है अकाउंटेबिलिटी की। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ये है, ये बॉडी जो है वो देखो अकाउंटेबल होगी पार्लियामेंट के प्रति। ये कमीशन वेरियस रिपोर्ट्स प्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट को। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो तो देखो एक पार्टी के नहीं होते, बहुत सारी पार्टीज़ के होते हैं। तो फिर इस कमीशन की रिपोर्ट्स पर चर्चाएं होंगी, तो बेहतर ढंग से जवाब पूछा जा सकेगा इस कमीशन से कि भाई क्या कर रहे हो आप, पोल्यूशन की समस्या क्यों नहीं एड्रेस हुई है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है पावर ऑफ द कमीशन। इस कमीशन के पास देखो पावर होगी फाइन इशू करने की। अगर एनसीआर में और आसपास के एरियाज में पोल्यूशन संबंधित नॉर्म्स का कहीं पर वायलेशन हुआ है तो फिर ये कमीशन 1 करोड़ तक का फाइन लगा सकती है, या फिर 5 साल तक की मैक्सिमम सजा दी जा सकती है इस कमीशन के द्वारा, या फिर दोनों। लेकिन पहले ऑफेंडर यानी जिसने पोल्यूशन संबंधित नॉर्म को वायलेट किया है उसका ट्रायल चलेगा फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। कमीशन के पास ये भी पावर होगी कि अगर पोल्यूशन संबंधित नॉर्म का वायलेशन हुआ है तो उसको सू मोटो नोटिस लेना, यानी शिकायत नहीं भी आई है तो अपने आप से उस मामले का संज्ञान लेना और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने केस फाइल करना।
नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ एडोकिज्म। देखो पहले क्या हुआ करता था, जब भी पोल्यूशन की समस्या बढ़ती थी तो सरकार एक टेम्परेरी कमेटी इस्टेब्लिश कर देती थी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में कमीशन का गठन किया था। वो सब अब नहीं होगा, ये परमानेंट बॉडी होगी, परमानेंट रूप से काम करेगी। तो इस बॉडी की जवाबदेही भी बनेगी कि इतने साल हो गए, आपने समस्या को एड्रेस करने के लिए क्या किया है। तो समय समय पर जो टेम्परेरी कमीशन इस्टेब्लिश हो जाते थे अब उनको नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं इस नए कमीशन के साथ इश्यूज क्या है, मतलब क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है इस नए कमीशन का। सबसे पहला पॉइंट देखो, बॉडीज तो ऑलरेडी हमारे देश में बहुत ज़्यादा हैं। एनजीटी हालांकि ये ट्रिब्यूनल है, सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ईपीएससी भी एक बॉडी थी, वो बात अलग है, इसमें कमियां थी। बात बॉडीज की नहीं है, बात लॉज की नहीं है, लॉज भी हमारे देश में है, बात है पॉलिटिकल विल की, बात है लॉज के प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन की, प्रॉपर इन्फोर्समेंट की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि देखो जो ऑर्डिनेंस साइन किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, उसमें एक प्रोविजन ये किया गया है कि 1 करोड़ तक का फाइन लगाया जा सकता है इस नए कमीशन के द्वारा पोल्यूशन संबंधित नॉर्म के वायलेशन का। अरे भैया बताओ तो सही कि किस प्रकार के वायलेशन पे कितना फाइन लगेगा। पता लगे अब पोल्यूशन संबंधित जो वायलेशन हुआ है वो छोटा सा हुआ है और फाइन लगा दिया जाए 1 करोड़ का। पंजाब हरियाणा में काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है इस ऑर्डिनेंस का कि मान लीजिए किसी किसान ने स्टबल बर्निंग की है तो क्या उस पर 1 करोड़ का फाइन लगा दिया जाएगा इस कमीशन के द्वारा। ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा। हालांकि देखो स्टबल बर्निंग तो रुकनी चाहिए किसी भी कीमत पर, बट किसानों को थोड़ा इंसेंटिव देने की आवश्यकता है, दूसरे नॉर्म्स भी अपनाने की आवश्यकता है ताकि किसानों का बिहेवियर चेंज हो। 1-1 करोड़ का फाइन कैसे देंगे किसान अगर 1 करोड़ का फाइन लगाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ये है, देखो पुरानी जो बॉडी थी EPCA वो तो सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इस्टेब्लिश हुई थी और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर भी करती थी उस बॉडी को। लेकिन नया जो कमीशन है अब ये तो रिपोर्ट करेगा पार्लियामेंट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर से जो बॉडी इस्टेब्लिश करवाई थी वो इसीलिए करवाई थी ना क्योंकि एग्जीक्यूटिव यानी सरकार प्रॉपर काम नहीं कर रही थी। बट अब ये जो नया कमीशन इस्टेब्लिश हुआ है इसमें सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। नेक्स्ट है फार्मर बॉडी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस कमीशन की कंपोजिशन में। फार्मर बॉडी का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था ना, ताकि फार्मर्स भी अपना व्यू रख सकें कि स्टबल बर्निंग को टैकल करने के लिए सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो नाकाफी हैं। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, अगर देखो गवर्नमेंट वास्तव में इशू को रिजोल्व करना चाहती है ना तो ऑलरेडी जो लॉज या फिर बॉडीज हैं उनका इवेल्यूएशन किया जाता है। जो ग्रुप्स अभी छूट गए हैं जैसे फार्मर ग्रुप्स, इनके समेत बाकी स्टेक होल्डर से भी कंसल्ट किया जाता, पूछा जाता कि क्या समस्या है, मतलब गवर्नमेंट इतना कुछ तो कर रही है फिर भी आप स्टबल क्यों जला रहे हो, क्या गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं उनका लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि देखो कुछ तो हमें भी पता है, जैसे हैप्पी सीडर मशीन्स महंगी होती हैं इसलिए किसानों की पहुंच से बाहर हैं। सरकार ने प्रयास तो किए हैं कि हैप्पी सीडर मशीन्स मिल जाएं किसानों को किराए पे, बट ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है ठीक से। तो ये सजेशन दिया जाता है कि सरकार सभी स्टेक होल्डर से प्रॉपर कंसल्ट करे। बिना कंसल्टेशन के ये कमीशन इस्टेब्लिश होगा तो हो सकता है इसका फेट जो है, इसका भविष्य भी EPCA की तरह होगा। लास्ट में एक और बात आर्टिकल में ये बोली जाती है, जब भी देखो सर्दियों में पोल्यूशन की समस्या बढ़ जाती है तो इमरजेंसी में सरकार कुछ स्टेप्स लेती है दिखावे के लिए, और जैसे ही जनवरी का महीना बीतता है पोल्यूशन की समस्या थोड़ी कम हो जाती है तो सरकार भी भूल जाती है, अर्जेंट बेसिस पे फिर कोई स्टेप नहीं लिया जाता, फिर अगले साल वही हाल होता है। तो सरकार को लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ काम करना होगा। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में।
सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन पुरुषों के अपेक्षाकृत कम है, इसके रीजंस क्या हैं? और देखो, वुमेन का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में पिछले कुछ सालों में इंक्रीज होने के बजाय कम हुआ है। इससे संबंधित हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया था। रीज़न क्या है? रीज़न ये है, अब देखो ज़्यादा महिलाओं ने एजुकेशन प्राप्त की है, मतलब हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले महिलाओं की संख्या इंक्रीज हुई है, तो वो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको जॉब चाहिए, लेकिन मार्केट में क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको जॉब नहीं मिल पाती, इसलिए वो खाली बैठना पसंद करती हैं। जबकि पहले महिलाएं एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी काम किया करती थीं, तो इसको लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन मान लिया जाता था। लेकिन अब महिलाएं पढ़ लिख गई तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम नहीं करेंगी, और क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर जॉब नहीं मिलेगी तो फिर वो काम नहीं कर पाएंगी। तो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों में महिलाओं का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में इंक्रीज होने के बजाय कम हुआ है। और वैसे देखो सामान्य पॉइंट्स की बात करें कि महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन क्यों कम रहता है, 3 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न है जो हमने अभी डिस्कस किया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब नहीं मिल पाना। दूसरा रीज़न है सूटेबल कंडीशंस का अभाव, जैसे देखो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ना होना कि महिला घर से जाकर ऑफिस में काम कर सकें, ऑफिस में टॉयलेट्स का अभाव, रेगुलरिटी का अभाव, ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से महिलाएं काम नहीं कर पाती। तीसरा रीज़न है डोमेस्टिक काम का बर्डन। अब समाज हमारा ऐसा है कि घर में महिलाओं को काफ़ी काम करना पड़ता है, खास करके चाइल्ड केयर का जो पूरा काम है वो महिलाओं के ऊपर आ जाता है। तो ये 3 मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से महिलाएं जो हैं वो काम नहीं कर पाती, जॉब जॉइन नहीं कर पाती। अब क्वेश्चन उठता है कि कोविड-19 के बाद क्या सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव हुई है? देखो, जैसे ही कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगा तो उसके बाद क्या हुआ, 2 चीज़ें हुई। एक तो वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी आ गई, दूसरा लॉकडाउन लगने के बाद पुरुषों ने भी कहीं कहीं पर महिलाओं के घर के काम में हाथ बटाया। 2 चीज़ें हुई। अब देखो, पहली जो चीज़ हुई वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी अवेलेबल होना, इससे क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ, ये जो दूसरा फैक्टर था ना ये नलीफाई हो गया कि ऑफिस जाना, ऑफिस से वापस आना, ऑफिस में टॉयलेट्स का अभाव, ये सब चीज़ें, तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं है अगर महिलाएं घर से काम कर पा रही हैं। और घर से काम करने का एक फ़ायदा ये भी है कि डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ महिलाएं जो हैं वो बेहतर कोऑर्डिनेशन इस्टाब्लिश कर सकी। तो घर से ही काम करना है तो घर का भी काम कर लिया थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत ऑफिस का भी काम कर लिया, ऐसा राइटर बोलते हैं। ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो राइटर के हैं। तो फिर, और इसके साथ साथ लॉकडाउन लगने के बाद पुरुषों ने भी महिलाओं के हाथ में कुछ काम बटाया, तो महिलाओं का काम रिलेटिवली कम हुआ। तो इन सब फैक्टर्स को अगर हम ध्यान में रखें तो कोविड-19 के बाद सिचुएशन थोड़ी सी महिलाओं के लिए इंप्रूव हुई लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन करने के लिए। इवन कुछ एक्सपर्ट्स ने तो ये भी बोल दिया कि देखो, जब जब इतिहास हमें बताता है, जब जब वर्ल्ड में कोई कैलेमिटी जैसी सिचुएशन आई है, जैसे युद्ध हुआ है या फिर कोई पेंडेमिक आया है, तो ऐसी सिचुएशन के बाद प्री इस्टाब्लिश्ड लेबर मार्केट पैटर्न और नॉर्म्स में बदलाव देखने को मिलता है। और कोविड-19 के बाद भी वैसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि महिलाओं के लिए अब लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए सिचुएशन इंप्रूव हुई है। फैक्टर्स कौन से, जो हमने अभी डिस्कस किए कि एक तो वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी, दूसरा मैन ने भी महिलाओं का साथ दिया डोमेस्टिक काम में। बट अब आप ध्यान से सुनिएगा, राइटर ये कहते हैं, देखो लॉकडाउन हटने के बाद अब ऑलमोस्ट सभी एक्टिविटीज़ नॉर्मल हो गई हैं। तो ज़्यादातर पुरुषों ने जिन्होंने महिलाओं का साथ दिया था घर के काम में, अब उन्होंने महिलाओं का साथ देना बंद कर दिया है, क्योंकि सारी सिचुएशन अब नॉर्मल हो गई है। हाँ, हालांकि देखो कहीं कहीं ऐसा देखने को मिल सकता है कि थोड़ा बहुत काम अब मैन के द्वारा करवाया जा रहा हो घर का महिलाओं के साथ मिलके, बट ज़्यादातर केसेस में अब जो पहले देखने को मिला था लॉकडाउन में कि हाँ थोड़ा बहुत काम घर का पुरुष भी कर रहे हैं, वो सिचुएशन अब खत्म हो गई है, क्योंकि पुरुष काम पर लौट गए हैं। ये एक फैक्टर है। लेकिन दूसरा जो फैक्टर है, राइटर कहते हैं, देखो लॉकडाउन लगा हुआ है तो बच्चे जो हैं वो घर पर हैं,
तो महिलाओं के ऊपर चाइल्ड केयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब चाइल्ड केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि महिलाओं के लिए काम करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। एक न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपा था, इन द कोविड-19 इकोनॉमी यू कैन हैव ए किड और ए जॉब, यू कांट हैव बोथ। मतलब कोविड-19 की इकोनॉमी में या तो आप काम कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, या फिर आप बच्चे की केयर कर सकते हो। दोनों काम साथ साथ करने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि देखो पहले तो बच्चे को प्ले स्कूल में भेज दिया जाता था या फिर स्कूल में भेज दिया जाता था, तो महिलाएं काम कर सकती थी। बट अब पूरे दिन बच्चों की केयर की जो जिम्मेदारी है वो महिलाओं के ऊपर है, तो ऐसी सिचुएशन में काम करना बल्कि पहले से भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। तो राइटर इन पॉइंट्स की सहायता से ये बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोविड-19 के बाद महिलाओं के लिए सिचुएशन इंप्रूव हुई है लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन की। नेक्स्ट आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर इशू पर चाइना के रुख से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 1 के इस टॉपिक से, इसके अलावा जनरल स्टडी पेपर 2 से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में कहा जाता है, देखो जब पिछले साल इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 यूटीज में डिवाइड किया था, तो चाइना ने इस पर कड़ी स्टेटमेंट दी थी। चाइना ने कहा था ये इंडिया की कोशिश है जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट के संदर्भ में यूनिलेटरली स्टेटस चेंज करने की। बट देखो हैरानी की बात यह है, अब पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान को अपना 5वां प्रोविंस बनाने जा रहा है, तो इस मुद्दे पर चाइना की तरफ से कुछ भी नहीं बोला गया है। सोच के देखिए, मतलब जब इंडिया ने 2 यूटीज बनाई तो चाइना ने कड़ी आपत्ति जताई, कड़ी स्टेटमेंट जारी की, बट पाकिस्तान के द्वारा गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां प्रोविंस बनाया जा रहा है तो चाइना बिल्कुल चुप हो गया है, आवाज़ नहीं निकल रही है। अब क्वेश्चन उठता है कि चाइना का जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट में क्या रोल है, क्या स्टैंड है। आप एक बार इस मैप को देख लीजिए। देखो ये जम्मू एंड कश्मीर का इतना जो हिस्सा है, अब तो बीच में लद्दाख भी हो गया, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख का इतना पार्ट इंडिया के पास है। ये अक्साई चीन का जो पार्ट है वो चाइना के पास है। ये है सक्सम वैली, ये 1963 से पहले तक पाकिस्तान के पास थी, बट पाकिस्तान ने 1963 के आसपास ये जो वैली है चाइना को दे दी, क्योंकि उस समय चाइना और इंडिया के बीच वार हुआ था। तो चाइना को लगा, पाकिस्तान को लगा कि चाइना के साथ रिलेशंस मजबूत करने का फ़ायदा है, तो गिफ्ट के तौर पर ये सक्सम वैली पाकिस्तान ने चाइना को दे दी। ये है गिलगिट बाल्टिस्तान, जिसको पाकिस्तान अब 5वां प्रोविंस बनाने जा रहा है। ये है पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK, जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है आज़ाद कश्मीर। अब इसके बाद देखो आर्टिकल में ये बोला जाता है, जब 1963 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके तहत पाकिस्तान ने सक्सम वैली को चाइना को दिया था, उस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 में ये बोला गया है कि 2 पार्टीज यानी चाइना और पाकिस्तान इस बात पर एग्री हुई हैं कि कश्मीर इशू के सेटलमेंट के बाद, मतलब कश्मीर जिसके पास भी जाएगा उसके बाद वो देश, वो सॉवरेन अथॉरिटी फिर से नेगोशिएशन स्टार्ट करेगी चाइना की सरकार के साथ, ताकि एक फॉर्मल बाउंड्री ट्रीटी साइन की जा सके प्रेजेंट एग्रीमेंट को रिप्लेस करके। ये सारी बातें बोली गई हैं 1963 के एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 में, जो कि साइन हुआ था चाइना का पाकिस्तान के साथ। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो पाकिस्तान ने चाइना को ये जो सक्सम वैली दी, जिसकी अभी हमने तस्वीर देखी, इस सक्सम वैली का टोटल एरिया है 5180 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद बल्कि चाइना ने पूरे अक्साई चीन को क्लेम करना स्टार्ट कर दिया। अभी अक्साई चीन का जो एरिया चाइना के पास है उसका एरिया है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि ये जो एरिया है गिलगिट बाल्टिस्तान का, यहाँ पर भी चाइना की प्रेजेंस अच्छी खासी है। चाइनीज़ कंपनी के जो लोग हैं, चाइनीज़ इवन मिलिट्री के भी जो रोल हैं वो यहाँ पर काम करते हैं, उनका यहाँ पे अच्छा खासा होल्ड है गिलगिट बाल्टिस्तान में। मतलब कहने का ये है, पाकिस्तान की वजह से चाइना और ज़्यादा एक्सपेंशनिस्ट हुआ इस पूरे रीजन में। और देखो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो भी गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। 1947 के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साइन होने के बाद महाराजा हरि सिंह ने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था,
तो उसके बाद से कायदे से ये पूरा जो एरिया है वो इंडिया के पास होना चाहिए, बट इंडिया की अनुमति के बिना, इंडिया की सोवरेनिटी को वायलेट करते हुए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इस एरिया से होकर गुजरता है। और जबकि जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटीज में डिवाइड किया गया, तो फिर चाइना उसके ऊपर स्टेटमेंट देता है। ये चाइना का बहुत बड़ा दोगलापन है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कश्मीर इशू पर चाइना के रुख से संबंधित। इसके बाद अब हम एथिक्स का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस से संबंधित। सबसे पहले सोशल इन्फ्लुएंस होता क्या है? हमारे विचार, हमारे एक्शंस, हमारी भावनाएं दूसरे इंडिविजुअल से कैसे प्रभावित होती हैं, दूसरे सोशल ग्रुप्स या फिर समाज से कैसे प्रभावित होती हैं। हमारे विचार, हमारे आइडियाज, हमारी भावनाएं, यही सब है सोशल इन्फ्लुएंस। एक इंडिविजुअल इन्फ्लुएंशियल सिचुएशन में या तो कॉम्प्लाई करता है, या फिर आइडेंटिफाई करता है, या फिर इंटरलाइज करता है। एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं कैसे इंडिविजुअल इन्फ्लुएंशियल सिचुएशन में रिएक्ट करता है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं कॉम्प्लाई का। मान लीजिए 2 पर्सन्स आपस में बैठे हैं, ए और बी। ए किसी बात को लेके कोई रेशियल कमेंट करता है, हालांकि बी ए की बात से सहमत नहीं है। बी के जो विचार हैं ए के रेशियल कमेंट से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन बी इसका विरोध नहीं करता, क्योंकि बी को लगता है कि खामखा की डिबेट होगी, लड़ाई हो जाएगी, इससे अच्छा है कि चुप रहूं। समझ गए? बी के विचार हालांकि अलग हैं, लेकिन फिर भी बी कुछ बोला नहीं, शांत रहा, कॉम्प्लाई कर गया। तो ये एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं दूसरों के विचारों से। कॉम्प्लाई के बाद दूसरा है आइडेंटिफाई। देखो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जो एक्टर्स हैं, बॉलीवुड के या फिर हॉलीवुड के एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनको फॉलो करते हैं। आज फिल्म में किसी तरह के कपड़े पहने एक्टर ने, तो बहुत सारे लोग उनकी तरह कपड़े खरीदेंगे मार्केट में जाके, उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरह दिखना चाहते हैं। तो ये सब आता है आइडेंटिफाई में। समझ गए? आइडेंटिफाई में क्या आता है? जब हम दूसरे लोगों को फॉलो करने, उनकी आदतों को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये सब चीजें आती हैं आइडेंटिफाई में। और सबसे लास्ट में आता है इंटरनलाइज। इंटरनलाइज में क्या आता है? यही एग्जांपल लीजिए आप ए और बी का। ए ने किसी बात को लेके रेशियल टिप्पणी की, बी भी ए की टिप्पणी से बिल्कुल संतुष्ट है, और जैसे ए के विचार हैं वैसे ही बी के विचार हैं। तो दोनों डिस्कस करेंगे उसी बात को लेके, और बी भी बोलेगा कि हाँ भी मेरे ही ऐसे विचार हैं। तो ए की जो भावनाएं थी, रेशियल जो टेंडेंसी थी ए की, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और इवन बी की भी जो रेशियल टेंडेंसी है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये चीज क्या हुई? इंटरनलाइज। यानी दोनों पर्सन्स एक जैसे हैं, तो सेम इशू को लेके दोनों के दोनों और ज्यादा उस चीज को इंटरलाइज करेंगे। समझ गए? तो ये 3 चीजें हमने डिस्कस की कि एक इंडिविजुअल इन्फ्लुएंशियल सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। कॉम्प्लाई कर सकता है, दूसरे केस में आइडेंटिफाई कर सकता है, तीसरे केस में इंटरलाइज कर सकता है। तो अब देखो 2 टाइप के होते हैं सोशल इन्फ्लुएंस। एक सेकेंड, हम दूसरा पेज ले लेते हैं। हाँ, 2 टाइप के होते हैं सोशल इन्फ्लुएंस, एक नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस और दूसरा इंफॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। नोट डाउन आप कर सकते हो। सबसे पहले नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस और दूसरे नंबर पे इंफॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। 2 टाइप के होते हैं सोशल इन्फ्लुएंस। नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस में क्या आता है? देखो एज ए ह्यूमन बीइंग सबकी टेंडेंसी ऐसे ही होती है, सभी चाहते हैं कि हमारे ग्रुप में या फिर हमारे परिवार में लोग पसंद करें। समझ गए? एज ए ह्यूमन बीइंग सबकी यही टेंडेंसी होती है कि मुझे लोग पसंद करें, परिवार में मुझे पसंद करें, या फिर दोस्त हैं वो मुझे पसंद करें, जहां भी वो पर्सन जॉब कर रहा है वहां लोग उसे पसंद करें। सभी की यही टेंडेंसी होती है। इसीलिए आमतौर पर जो ह्यूमन बीइंग है वो भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, यानी वो सभी काम करना चाहते हैं जिससे कि लोग उन्हें पसंद करें। यह भी एक काइंड ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस है। जैसे देशभक्ति मान लीजिए, पैट्रियोटिज्म आप मान लीजिए। पैट्रियोटिज्म देखो हर किसी में होता है, लेकिन कोई कोई दिखाता है, ज्यादा ही किसी के अंदर होता है, लेकिन अपनी भावनाओं को कोई बाहर एक्सप्रेस नहीं करता। लेकिन कई लोग इसलिए पैट्रियोटिज्म को बहुत ज्यादा दिखाते हैं बाहर कि लोग उन्हें ज्यादा पसंद करें। समझ गए? अपनी सोशल प्रोफाइल पे फ्लैग लगाएंगे, बहुत कुछ ऐसा करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ की सहानुभूति बटोरी जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे पसंद करें। इस टाइप की जो चीज है वो आती है नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस में। अब दूसरे टाइप का जो इन्फ्लुएंस है वो है इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस। इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस में क्या आता है? देखो बहुत बार आपने देखा होगा कि किसी सिचुएशन में, मेले की आप बात कर लीजिए, फेयर की आप बात कर लीजिए, सारे लोग जा रहे हैं एक तरफ, हमें पता नहीं है, हम भी उस भीड़ का हिस्सा है, हमें पता नहीं है किस साइड जाना है,
लेकिन फिर भी जहां भीड़ जा रही है हम वहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि इतने सारे लोग अगर उस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह बात सच होगी, वो सही डायरेक्शन में जा रहे होंगे। यानी बिना सोचा समझे हम भीड़ पे भरोसा कर लेते हैं। दो केसेस में होता है ऐसा। एक, जब आपको पता ना हो कि आपको करना क्या है, तब हम भीड़ पे भरोसा कर लेते हैं कि जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं वो सही कर रहे होंगे। आप यूपीएससी का एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपको किसी चीज का पता नहीं है तो आप देखोगे कि सारी दुनिया, सारे बच्चे कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, तो आप भी कोशिश करोगे कि सारे स्टूडेंट्स अगर ये बुक पढ़ रहे हैं तो मुझे भी यही बुक पढ़नी चाहिए क्योंकि बाकियों ने रिसर्च करी होगी। समझ गए? एक तो ये केस हो गया जब नॉलेज ना हो। दूसरा केस ये है कि जब हमारे पास में टाइम ना हो, क्राइसिस सिचुएशन है, हमें पता नहीं क्या करना है, तो हम बिना आंख बंद करके हम भीड़ पे भरोसा कर लेते हैं कि भीड़ जो कर रही होगी वो सही कर रही होगी। समझ गए? तो दो सिचुएशन में ऐसा होता है कि हम भीड़ पे भरोसा कर लेते हैं। एक, जब हमें पता नहीं होता। दूसरा, जब हमारे पास में टाइम नहीं होता। तो दो टाइप के इन्फ्लुएंस, सोशल इन्फ्लुएंस हमने डिस्कस किया। पहला टाइप का नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस और दूसरा टाइप का इंफॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस का एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। देखो, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, सोशल एक्सपेरिमेंट किया गया। ए बी सी डी ई, 5 स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी डी ई। इन पांचों स्टूडेंट्स को 3 लाइनें दिखाई गई, बिल्कुल बराबर सी लाइन थी। अब देखो, हम तो बिल्कुल साफ तौर पर रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं जो तीसरी जो लाइन है वो सबसे लेंथी लाइन है। अब इन पांचों को कहा गया कि आपको रिकॉग्नाइज करना है 3 लाइंस में। अब ए ने रिकॉग्नाइज किया कि ए ने आंसर दिया कि दूसरी जो लाइन है वो सबसे लंबी लाइन है, यानी गलती की ए ने। बी को लगा कि यार नहीं, ए से गलती हुई है, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि ए ने जो कहा है शायद सही कहा होगा, उसने भी यही बताया ए ने कि हाँ सेकंड लाइन जो है वो सबसे लंबी लाइन है। सी ने भी यही बताया। डी और ई तो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गए, उनको लगा कि एबीसी ने अगर सेकंड लाइन को सबसे लंबी लाइन बताया तो ये सही होगा। यानी भीड़ के साथ चलने की जो टेंडेंसी है, ऐसा ना हो कि डी और ई को ऐसा लगा कि देखो अगर हमने गलत आंसर दे दिया तो सारा ग्रुप हमारा मजाक उड़ाएगा, इसलिए बाकी तीनों ने वो जो आंसर्स दिए वही आंसर दिए डी और ई ने। समझ गए? यानी ये बात इस तरह के डिसीजन तब लिए जाते हैं जब हमें ये लगता है कि हमारा मजाक ना उड़े, हमें लगता है कि हमें भी लोग पसंद करें। ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसा खराब चीज कर दें कि लोग हमसे घृणा करने लगे, हेट करने लगे। इसीलिए भीड़ के साथ चलने की जो टेंडेंसी है वो सब चीजें आती हैं नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस में। और दूसरा टाइप का इंफॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, यानी हम भीड़ के साथ जब चलते हैं जब या तो हमें पता नहीं होता या फिर हमारे पास सोचने और समझने का समय नहीं होता। तो अब देखो प्रिंसिपल्स क्या है सोशल इन्फ्लुएंस के। ये तो हमने टाइप्स डिस्कस किए, अब प्रिंसिपल भी डिस्कस कर लेते हैं सोशल इन्फ्लुएंस के। क्योंकि देखो आपको पता होगा कि जो ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह चलती हैं टीवी पे, जो ऐड आती हैं, वो कहीं ना कहीं हमको सोशली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप यूपीएससी का एग्जांपल ले सकते हो। कोचिंग सेंटर्स कई बार ये बताते हैं कि हमारी टेस्ट सीरीज 3000 लोगों ने ज्वाइन कर ली। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने हम पे विश्वास किया है तो उनका डिसीजन बिल्कुल सही है, और अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आपका डिसीजन भी सही होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसे ज्वाइन किया है। समझ गए? यानी भीड़ के बहाने से आपको कन्विंस कराने की कोशिश की जा रही है। यह भी एक सोशल इन्फ्लुएंस का तरीका है। अगर देखो आपको पता है कि कोई आपको सोशली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है तो आप नहीं होगे, लेकिन कई बार आपको पता ही नहीं होता। जैसे टीवी पे इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, विराट कोहली या फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लिया जाता है आपको सोशली इन्फ्लुएंस कराने के लिए, कन्विंस कराने के लिए। वो वैसे एक अलग से टॉपिक भी है, नेक्स्ट टॉपिक है वो परसुएशन कैसा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कौन से 6 प्रिंसिपल्स पे सोशल इन्फ्लुएंस काम करता है। फिर से हम खाली पेज ले लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, कौन से प्रिंसिपल्स पे काम करता है? पेन कहां गया? हाँ, देखो सबसे पहले जिस प्रिंसिपल पे सोशल इन्फ्लुएंस काम करता है उसका नाम है रेसिप्रोसिटी। अगर आपको कोई स्माइल देता है तो आप उसको फिर से स्माइल दोगे। आपकी कोई किसी भी तरह से मदद करता है, हेल्प करता है, तो आपका मन करता है कि आप भी उसे हेल्प करें, आप भी उसकी किसी प्रकार से मदद करें। तो हमारा काइंड ऑफ नेचर ही ऐसा होता है। जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करता है हमारी टेंडेंसी ऐसी होती है कि उसी के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए। तो ये एक सोशल इन्फ्लुएंस का एक प्रिंसिपल है, रेसिप्रोसिटी। दूसरा प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कैसे प्रिंसिपल काम करता है? सिंपल सा एग्जांपल है, आपने अपने ग्रुप में कमिटमेंट कर दी कि मैं आज से 8 घंटे पढ़ूंगा। तो देखो आपकी टेंडेंसी ये होगी कि आप अपनी कमिटमेंट से पीछे मुड़ के ना दिखें। यानी जो बात आपने कही है अपने ग्रुप में, आप उसी एक्शन पे, उसी बात पे कायम रहें। ये चीज होती है कंसिस्टेंसी। यानी अगर आपने कोई बात बोल दी है
तो आपकी पूरी कोशिश होगी कि आपकी जो बात है वो गलत सिद्ध ना हो, आपके दोस्तों के सामने, आपके परिवार के सामने या फिर समाज में। आपकी जो ओपिनियन है आने वाली भी, आपके जो एक्शंस हैं आपकी पुरानी कमिटमेंट से प्रभावित होंगी। समझ गए किस प्रकार से आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हो हमेशा सोसाइटी में, अपने दोस्तों के सामने, परिवार के सामने। तो ये दूसरा प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी। तीसरा प्रिंसिपल है सोशल प्रूफ। नोट डाउन आप कर सकते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ वही है जो हमने अभी एग्जांपल डिस्कस किया था, जिसका मतलब आप ऐसे काम करना चाहते हो कि जिससे जो भीड़ है आपको पसंद करें, जो हमने शुरुआत में सोशल इन्फ्लुएंस को डिस्कस किया था। तो वही एक सिंपल सा प्रिंसिपल है सोशल प्रूफ। उसके बाद अथॉरिटी। अथॉरिटी का सिंपल आप एग्जांपल ले सकते हो पेरेंटल अथॉरिटी। माँ बाप जो बात कहते हैं हम उसे मानते हैं। हाँ भाई, फादर ने कह दिया ये बात तो करना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन। तो अथॉरिटी भी हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब अथॉरिटी सिर्फ पेरेंटल अथॉरिटी नहीं होती, कई तरह की अथॉरिटी होती है। आपने देखा होगा बाजार में पुलिस वाले बोर्ड खड़ा कर देते हैं कि यहाँ पे पार्किंग करना मना है, तो हमें लगता है कि नहीं यार नहीं करनी चाहिए, पुलिस ने कहा। तो पुलिस की अथॉरिटी है, किसी की भी हो सकती है अथॉरिटी। आपकी दोस्त की आपके ऊपर अथॉरिटी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। तो ये भी एक प्रिंसिपल है, किस प्रकार से जो अथॉरिटी है वो आपके डिसीजंस को, आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को प्रभावित करती हैं। और लास्ट में है स्कैरिसिटी। स्कैरिसिटी प्रिंसिपल कैसे काम करता है? देखो, आपने एक चीज नोटिस की होगी, अगर सरकार ना किसी चीज पे बैन कर देती है ना, वो चीज ज्यादा ही चलती है। किसी मूवी या फिर डॉक्यूमेंट्री का आप एग्जांपल ले सकते हो। आपको याद होगा कि 2015 में एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, बीबीसी के द्वारा वो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, इंडियाज डॉटर, जो निर्भया केस हुआ था उस चीज पे वो डॉक्यूमेंट्री बनी थी। अब देखो, वैसे तो डॉक्यूमेंट्री बनी, बहुत सारे लोग उसे नहीं देखते, लेकिन सरकार ने बैन लगा दिया था उस पर, क्योंकि वो इंडिया की छवि को खराब कर रही थी। तो बहुत सारे लोगों ने उसे डॉक्यूमेंट्री को डाउनलोड करके देखा। तो लोग देखना चाहते हैं कि आखिरकार बैन लगाया क्यों है, ऐसा क्या है उस डॉक्यूमेंट्री में। तो ये प्रिंसिपल इसी प्रकार से काम करता है कि जिस चीज की बहुत ज्यादा कमी होती है ना, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो वो लोग ज्यादा करते हैं। पटाखों वाला एग्जांपल आप ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पे बैन लगाया था दिवाली वाले दिन। तो कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि पहले तो पटाखे नहीं बजाते थे लेकिन अब जरूर बजाएंगे। समझ गए? तो इस प्रकार की जो चीज होती है उसको कहते हैं स्कैरिसिटी का प्रिंसिपल। किस प्रकार से ये सोशल इन्फ्लुएंस डालता है लोगों पे। स्कैरिसिटी था पांचवा प्रिंसिपल। और लास्ट प्रिंसिपल है लाइकिंग। लाइकिंग का कंसेप्ट हमने अभी डिस्कस किया। किस प्रकार से जो कुछ लोग हैं वो सेलिब्रिटीज के ड्रेसिंग सेंस से प्रभावित होते हैं, उनके विचारों से प्रभावित होते हैं और उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं अपने जीवन काल में। यानी सेलिब्रिटीज भी कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं सोशली। तो ये छठा प्रिंसिपल है लाइकिंग का। तो ये हमने 6 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए सोशल इन्फ्लुएंस के। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था रेसिप्रोसिटी, मतलब जो जैसा आपके साथ बिहेवियर करता है तो आपकी टेंडेंसी होती है कि ठीक उसी प्रकार का बिहेवियर उसी पर्सन के साथ किया जाए। दूसरा कंसिस्टेंसी, मतलब एक बार अगर आप किसी से कोई कमिटमेंट कर देते हो तो फिर आप अपने आप की भी नहीं सुनते, ये है दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा सोशल प्रूफ, मतलब कि आप अपने ग्रुप में, अपनी फैमिली में, समाज में वो काम करते हो जिससे लोग आपको पसंद करें, सोशल प्रूफ। तो ये तीसरा प्रिंसिपल था। चौथा प्रिंसिपल अथॉरिटी। अथॉरिटी किसी की भी हो सकती है, पेरेंट्स की हो सकती है, पुलिस की हो सकती है, टीचर की हो सकती है। पांचवा प्रिंसिपल स्कैरिसिटी, जिस चीज की कमी होती है उससे आप ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हो। छठा प्रिंसिपल लाइकिंग, मतलब सेलिब्रिटी के विचारों को फॉलो करना या फिर सेलिब्रिटी की ड्रेसिंग सेंस को फॉलो करना, वो सब चीजें आती हैं लाइकिंग में। 6 प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए सोशल इन्फ्लुएंस के। तो ये हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया सोशल इन्फ्लुएंस का। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।